कभी सोचा है कि क्या कोई एक ही परिवार, एक ही वंश लगभग 1000 साल तक किसी सल्तनत पर राज कर सकता है? सुनने में नामुमकिन लगता है ना? लेकिन हिमालय की ऊंचाइयों में चंद राजवंश ने ठीक यही कर दिखाया। तो आज हम उनकी इसी अविश्वसनीय कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक किताबी सवाल नहीं है। ये असल में शक्ति, वफादारी और खुद वक्त के असली मतलब को समझने की एक कोशिश है। आखिर क्या था उनकी इतनी लंबी हुकूमत का राज? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। जरा उन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और हरी भरी वादियों की कल्पना कीजिए। ये हिमालय का कुमाऊं इलाका था, जहां 8वीं शताब्दी में चंद राजवंश की कहानी का पहला पन्ना लिखा गया। और उन्होंने यहाँ सिर्फ राज नहीं किया, बल्कि पूरे 1000 साल तक इस जमीन को अपना घर बनाया। हर महान कहानी की एक शुरुआत होती है, और कोई भी राज्य यूं ही रातों रात नहीं बन जाता। उसे बनाने के लिए एक विजन चाहिए, हिम्मत चाहिए, और हाँ, कभी-कभी बहुत मजबूत इरादों की भी जरूरत पड़ती है। तो आइए देखते हैं कि चंदों ने अपनी नींव कैसे रखी थी। और देखिए, कहानी की शुरुआत में ही एक मजेदार पेंच है। इतिहासकार आज तक इस बात पर पूरी तरह से सहमत नहीं है कि आखिर ये सब शुरू किसने किया था। कुछ का मानना है कि ये सोमचंद थे, जो लगभग 700 ईस्वी में आए, लेकिन कई दूसरे मानते हैं कि असली संस्थापक थोहरचंद तो सदियों बाद आए थे। ये इतिहास की वो पहेली है जो हमें याद दिलाती है कि अतीत हमेशा उतना सीधा और साफ नहीं होता जितना हम सोचते हैं। अच्छा, अगर हम सोमचंद की कहानी को ही लेकर आगे बढ़ें तो हमें पता चलता है कि वो एक बहुत ही चतुर शासक थे। उन्होंने सिर्फ एक किला नहीं बनवाया, उन्होंने एक पूरे समाज की बुनियाद रखी। सोचिए, नेपाल के एक बड़े साम्राज्य के मातहत एक छोटे राजा के तौर पर शुरुआत की, लेकिन बड़ी समझदारी से अपनी राजधानी चुनी, प्रशासन के लिए एक सिस्टम बनाया और यहाँ तक कि स्थानीय स्वशासन की भी शुरुआत की, जिसे हम आज पंचायती राज के नाम से जानते हैं। तो ये सिर्फ जीत नहीं थी, यह असल में राष्ट्र निर्माण था। लेकिन देखिए, सत्ता कभी हमेशा के लिए नहीं होती। एक कमजोर राजा वीणाचंद के दौर में सब कुछ बिखर गया। चंदों ने अपना राजपाट खो दिया और लगभग 200 सालों के लिए तो उनका नाम इतिहास से जैसे मिट ही गया था। पर राजवंश की आग अभी बुझी नहीं थी। 1065 में वीरचंद ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लग रहा था। उन्होंने अपने पूर्वजों का सिंहासन वापस जीत लिया। ये वापसी की एक जबरदस्त कहानी है। अपना राज्य वापस पाना एक बात थी, लेकिन सच में आजाद होना वो बिल्कुल अलग बात थी। 200 साल की गुलामी के बाद अब उन जंजीरों को हमेशा के लिए तोड़ने का वक्त आ गया था। और ये महान काम करने का जिम्मा आया भारती चंद के कंधों पर। उन्हें सिर्फ एक राजा के तौर पर नहीं, बल्कि एक मुक्तिदाता के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने डोटी साम्राज्य को टैक्स देने से साफ मना कर दिया। सोचिए, कितना साहसी और खतरनाक कदम रहा होगा ये। इसके बाद 12 साल तक एक लंबा और भयानक युद्ध चला, लेकिन आखिर में भारती चंद की हिम्मत रंग लाई और कुमाऊं पहली बार एक पूरी तरह से आजाद सल्तनत बना। और आज़ादी के साथ आई खुशहाली, एक ऐसी खुशहाली जिसकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। अब हम चंद राजवंश के शिखर पर पहुंच रहे हैं, उनके स्वर्ण युग में। ये नंबर 9 लाख सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये उस जमाने में उपजाऊ तराई इलाके से होने वाली सालाना आमदनी थी। ये उस बेशुमार दौलत का प्रतीक है जिसने चंदों को शानदार मंदिर बनाने, कला को बढ़ावा देने और एक ताकतवर सेना बनाए रखने की शक्ति दी। यही उनके स्वर्ण युग का ईंधन था। इस स्वर्ण युग को 3 महान स्तंभों ने संभाला हुआ था। पहले थे रुद्रचंद, एक ऐसे डिप्लोमैट जो ताकतवर मुगल सम्राट अकबर के सामने भी अपनी बात मनवा लेते थे। फिर आए बाज बहादुर चंद, एक ऐसे बहादुर योद्धा जिन्हें खुद शाहजहां ने सम्मानित किया था। और आखिर में जगत चंद, जिनके राज्य में कुमाऊं ने इतनी शांति और समृद्धि देखी कि उस दौर को आज भी कुमाऊं का स्वर्ण युग कहा जाता है। लेकिन वक्त तो किसी महान से महान शासक को भी नहीं बख्शता। बाज बहादुर चंद के बारे में ये कहावत, बरस भयो 80 बुद्धि गई नसी, दिखाती है कि कैसे एक हीरो भी अपनी प्रजा की नज़रों में कमज़ोर पड़ सकता है। ये एक तरह की चेतावनी थी कि शायद ये स्वर्ण युग हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। और यहीं इसी समृद्धि के शिखर पर पतन के बीज बोए जा चुके थे। एक विशाल पेड़ की तरह जो बाहर से तो बहुत मजबूत दिखता है, पर अंदर से खोखला होना शुरू हो गया था। गिरावट पहले धीमी थी और फिर
अचानक आ गई। इस पतन का चेहरा था देवीचंद। उन्हें कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता था, एक ऐसा शासक जो अपनी सनक के लिए मशहूर था। पीढ़ियों से जमा की गई दौलत को उन्होंने ऐसे लुटाया जैसे वो कभी खत्म ही नहीं होगी। जब तक वो गद्दी से हटे, खजाना लगभग खाली हो चुका था और राज्य खतरनाक रूप से कमजोर हो चुका था। और एक कमजोर राज्य हमेशा गिद्धों को अपनी ओर खींचता है। जब तिजोरी खाली हो और महल में साजिशें चल रही हों तो दुश्मन दरवाजे पर दस्तक देते हैं, और कभी-कभी वो दुश्मन अंदर से ही आते हैं। इसके बाद का जो दौर था वो पूरी तरह से अराजकता का था। रोहिला हमलावरों ने राजधानी को बेरहमी से लूटा, महल के अंदर दरबारी गुटों में बट गए और सत्ता का खेल खूनी हो गया। हर्षदेव जोशी जैसे लोग किंग मेकर बन गए, जो कठपुतलियों की तरह राजाओं को नचा रहे थे। ये एक ऐसा वक्त था जब कोई भी महफूज नहीं था और राज्य अपनी ही लगाई आग में जल रहा था। इस अंदरूनी सड़न और बाहरी दबाव ने 1000 साल पुराने राजवंश के अंत के लिए मंच तैयार कर दिया था। अब पर्दा गिरने ही वाला था और आखिरी अध्याय बहुत दुखद और अचानक होने वाला था। और अंत में आखिरी चोट किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि एक अपने ने ही दी। अपनी ही साजिशों से तंग आकर दरबारी हर्षदेव जोशी ने एक ऐसा विश्वासघात किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने नेपाल की गोरखा सेना को अपने ही देश पर हमला करने का न्योता दे दिया। 1790 में आखिरी चंद राजा की हार हुई और बस इसी के साथ 1000 साल का शासन एक सुबह की लड़ाई में खत्म हो गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम चंद राजवंश के पतन के लिए गोरखा हमलावरों को जिम्मेदार ठहराएं, या फिर क्या वो अपनी ही महत्वाकांक्षाओं और अंदरूनी लड़ाइयों का शिकार हुए थे? शायद कोई भी साम्राज्य बाहर से तब तक नहीं गिर सकता जब तक वो अंदर से कमजोर न हो चुका हो। 1000 साल की इस कहानी का यही आखिरी सबक है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है।